हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों। आरपीएससी व्यूज़ पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इकोनॉमिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ मैं जोगी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट ग्रेड में भी ये जो टॉपिक है कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये आप मान के चलिए क्या जो ये हम जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये हमारे जीवन से संबंधित है। और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं आरपीएससी से संबंधित उनमें कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इससे संबंधित आते रहते हैं। लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो अध्यापक की जो परीक्षाएं जो होती है उसमें एक ये अहम टॉपिक का के रूप में भूमिका निभाता है। तो इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके लिए ये नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। तो जो भी नया बच्चा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को भी ये तक भी ये वीडियो शेयर करके पहुंचाएगा ताकि उनको भी ये लाभ पहुंच सके। और हमारा जो यहाँ पर फ्री क्लास देने का उद्देश्य यही है कि जो दूर दराज जो बैठे हुए जो बच्चे हैं जो बड़ी कोचिंग संस्थानों में नहीं जा सकते, महंगी फीसें नहीं प्रोवाइड करवा सकते, तो इसलिए उनको हम ये फ्री चीज़ें वहाँ पर पहुँचाया जाए। हमारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी हम उतना आपके साथ सफल प्रयास करते रहेंगे। और मुझे आशा है कि आप भी हमारा पूर्ण सहयोग करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है उपभोग फलन, यानी कि इसको बोला जाता है कंजप्शन फंक्शन बोला जाता है। अब कई बार क्या होता है कि इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है कि उपभोग होता क्या है और फलन जो होता है वो क्या होता है। कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल निडर होके ये पूरी क्लास को देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको हर चीज़ जो है वो कंप्लीट होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेश्चन उठ कर आता है कि भाई उपभोग फलन क्या है ना। यही आता है कि ये होता क्या है, उपभोग फलन होता क्या है। तो एक बार इधर देखिएगा, ये जो आप उपभोग जो है, उपभोग क्या होता है ना, इस चीज़ को देखिएगा। उपभोग का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी जो चीज़ें हमारी जो भी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं उनको हम अडोप्ट करना या खरीदना, ठीक है। उपभोग करना, जैसे मेरे को कोई बुक की ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरा क्या है मैं उस बुक को खरीदता हूँ, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ उसका उपभोग कर रहा हूँ, उस वस्तु का क्या कर रहा हूँ उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर मैं देखूंगा कि उस वस्तु का मैं उपभोग कर रहा हूँ या खरीद पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मेरी इनकम देखूंगा। और मेरी इनकम अगर अच्छी है तो मैं उस पुस्तक को क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। अगर बाई चांस वो पुस्तक सस्ती हुई, उसका रेट प्राइस जो है वो बिल्कुल कम हुआ, तो मेरी तब मैं उसको यहाँ पर नहीं देखूंगा कि मेरी आय कितनी है, ठीक है। कम आय होते हुए भी मैं उसको वो करूँगा। दूसरी बात, अगर मेरे को वो बेस्ट लगी चाहे उसकी कीमत कितनी भी ज़्यादा हो और मेरी आय कितनी भी कम हो, तो फिर भी मैं उसको खरीदूंगा। तो यानी कि मैं खरीद रहा हूँ, मेरी इच्छा प्रबल इच्छा है उस वस्तु का उपभोग करने में, तो वो क्या है हमारे लिए उपभोग यानी वस्तु बन जाती है, खरीदने वाली चीज़ें बन जाती है। तो यही हमारी जीवन में आम दिनचर्या में हमारी आम जिंदगी में जो खरीदना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये उपभोग ही है। आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, ये आपका उपभोग है। आपको कोई नया आईफोन 14 आ गया तो अब आपका इच्छा प्रबल इच्छा हो जाएगी मेरे को आईफोन 14 होना चाहिए, प्रो, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये उपभोग है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हम चीज़ों का खरीद रहे हैं या लेन देन जो कर रहे हैं वो उपभोग है। अब ये जो उपभोग जो है ध्यान रखना है किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आय के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर, आय के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जो हमारी जो इनकम होती है उसके ऊपर करता है, यानी कि डिपेंड करता है। अब मेरी आय अगर ज़्यादा होगी तो मैं उसको आसानी से कोई भी जो चीज़ की मुझे नीड होगी उसको मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरी आय कम हुई तो मैं उस चीज़ को परचेज नहीं कर सकता हूँ। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी, देखो, आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई भी जो वस्तुएं जो होती हैं उनकी कीमतें बढ़ती रहती हैं, ठीक है ना। तो वो कीमतें बढ़ती घटती क्यों हैं, वो भी किसके कारण बढ़ती हैं, इनकम के कारण बढ़ती हैं, है ना। यानी कि
किसी भी व्यक्ति के पास अगर आय ज़्यादा हो रही है तो वो वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करेगा, अगर आय कम हो रही है तो वो वस्तुओं की क्या कर देगा, डिमांड कम कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। तो अब उपभोग जो है और आय जो है ना, वो क्या है, दोनों ध्यान रखना एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। अब फलन क्या होता है, फलन का मतलब होता है प्रवृत्ति। ठीक है, क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आप कोई भी जो चीज़ें होती हैं वस्तुओं की, जो मांग के अनुसार, है ना, उसकी कीमत के अनुसार, ये जो भी जैसे आज कोई भी चीज़ की, आईफोन की जैसे कीमत हो गई 50,000, तो वो उसके ऊपर कितना खरीदा जा रहा है, 50,000 की कीमत है तब कितना खरीदा जा रहा है, फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो फिर तब भी खरीदा जा रहा है, तब कितना खरीदा जा रहा है। यानी कि जब आप वस्तुओं की कीमतों में जो परिवर्तन होता है और मांग के अनुसार उस वहाँ पर फिर देखा जाता है कि उन वस्तुओं की मांग कितनी है। ठीक है ना, तो जैसे वैसे प्रवृत्ति बदलती जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु की कीमत कम हुई तो ज़्यादा खरीदी जाएगी, है ना, कीमत बढ़ गई तो कम खरीदी जाएगी। तो यानी कि कम खरीदना, ज़्यादा खरीदना, कीमत का बढ़ना, कीमत का घटना, है ना, और फिर उनके अनुसार वस्तु की डिमांड होना, ये सभी मिलकर क्या कहलाती है, प्रवृत्ति कहलाती है, फलन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, फलन कहलाती है ना। तो यानी कि जैसे मैं किसी भी चीज़ का उपभोग कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा हूँ कि वस्तुओं की कीमतों में जो परिवर्तन जो हो रहा होगा उनके अनुसार मैं क्या करूँगा, उसका उपभोग करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर मैं सामान्य तौर पर हम यहाँ पर ये देखें तो ध्यान रखिएगा क्या है ये उपभोग फलन क्या होता है, तो वो देखिएगा उपभोग तथा आय के, उपभोग तथा आय के मध्य जो संबंध है को दर्शाता है। ये क्या करता है, उपभोग तथा आय के मध्य फलनात्मक संबंध को क्या करता है भाई, ये संबंध को दर्शाता है, को दर्शाता है। ठीक है, तो उपभोग फलन क्या हो गया, जो उपभोग जो है और तथा आय के मध्य जो संबंध पाया जाता है ना, जो मध्य संबंध पाया जाता है उसको दर्शाता है। फलनात्मक संबंध यहाँ पे दे दिया गया है तो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। फलनात्मक का मतलब हो यहाँ पे आप क्या लोगे, प्रवृत्ति। ठीक है, और प्रवृत्ति का मतलब आप यहाँ क्या लोगे, परिवर्तन। क्या होगा, परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे फलनात्मक क्यों यूज किया गया है, प्रवृत्ति क्यों यूज किया गया है उपभोग के साथ, वो देखिएगा। वो इसलिए किया गया है क्योंकि आय जो होती है, आय जो होती है, आय में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है ना, परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन होता है तो कभी क्या होगी, कम होगी, और कभी क्या होगी, आय ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो भी उसी इस तरह से उप वस्तुओं का क्या करेगा, उपभोग करेगा। जैसे जैसे अगर आय बढ़ेगी, अगर कम हो गई तो वस्तुओं का उपभोग कम कर देगा, अगर ज़्यादा हो गई तो वो क्या कर देगा, ज़्यादा प्रयोग कर देगा। समझ रहे इस चीज़ को। तो इसी चीज़ से, और ज़रूरी नहीं होता है कि अगर उसकी आय ज़्यादा हो जाती है तो वो उपभोग को कम कर दे, ऐसा भी नहीं है भाई। हो सकता है एक बार आदत पड़ जाए अच्छी चीज़ों की, वस्तुओं की, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, कि आय कितनी भी कम हो जाए, वो क्या करेगा, उस चीज़ का उपभोग, वस्तु का उपभोग करेगा। ठीक है, तो ये भी संबंध हो सकता है इसके साथ। तो यानी कि हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ खरीदने को से लेकर, ठीक है, खरीदने से लेकर उसका उपयोग करने तक उसका संबंध किससे होता है, आय से संबंधित होता है। ठीक है, अगर मेरे पास अच्छे पैसे होंगे तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा, है ना, और अगर मेरे को शौक ही है अच्छे कपड़े पहनना, तो चाहे आय कितनी भी कम क्यों ना हो, मैं अच्छे वस्त्र धारण करके ही रहूँगा। समझ गए, तो ये संबंध होता है कहीं ना कहीं। तो हमें यही देखना है, अगर आय ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, कम होती है तब क्या होता है,
वस्तु का उपयोग हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये सभी चीजें हमें इसमें देखनी है, किसमें, उपभोग फलन में। तो सामान्यतः अगर आप क्या बताओगे, उपभोग तथा आय के मध्य जो फलनात्मक संबंध जो होता है वही क्या कहलाता है, उपभोग परिवर्तन, सॉरी, उपभोग फलन कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो अर्थव्यवस्था जो है, आपकी अर्थव्यवस्था ही है ये एक प्रकार से, समझ लो इस चीज को। तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में आय के संभावित स्तरों पर, ठीक है ना, संभावित स्तर है ना, विभिन्न संभावित स्तर होंगे, जैसे कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये लेवल जो है अलग, आय का जो विभिन्न लेवल अलग, वो पॉसिबिलिटी वाली जो लेवल होते हैं उनके आधार पर, ठीक है ना। तो जो उपभोक्ताओं, है ना, उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाला, उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाला व्यय, व्यय यानी खर्च, डिपेंड एक्सपेंडिचर, है ना, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, कुल व्यय, या कुल जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय को व्यक्त करता है, ये क्या करता है, उसको व्यक्त करता है, क्या करता, कौन, उपभोग फलन, कौन करता है, उपभोग फलन करता है, कौन करता है व्यक्त, उपभोग फलन करता है, या उपभोग प्रवृत्ति करता है। अब देखिएगा यहाँ पे अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में मतलब कि आपका जो बजट है उसके हिसाब से, ठीक है ना, आय के संभावित स्तर। अब आपको ये लग रहा है कि भाई अब की बार मेरे को इतनी इनकम मिली है, मेरी आय इतनी है, तो आने वाली संभावित अगले महीने में हो सकता है कि 10 से 15 हज़ार हो जाए। उस लेवल तो बदल गया है ना, आय का बदला नहीं बदला, हो सकता है कि 10 हज़ार की बजाय 8 हज़ार हो जाए। ये भी एक प्रकार से जो संभावित जो लेवल है उसका उसका में चेंजमेंट आ गया है। तो संभावित जो स्तर हैं उनके आधार पर अगर हम देखें तो उपभोक्ताओं के द्वारा फिर जो खर्च किया जाता है, संभावित लेवल को देखते हुए, आय का जो संभावित जो लेवल है उसको देखकर फिर उपभोक्ता क्या करता है, खर्च करता है, किया जाने वाला कुल व्यय, है ना, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, कुल उपभोग व्यय, क्या बोल सकते हो, कुल उपभोग व्यय को क्या करता है, दर्शाता है ना। तो ऐसा करेगा, जैसे आप ही ले लीजिएगा, आपके पास 10 हज़ार रुपये पर महीना इनकम आ रही है, तो आप उस हिसाब से खर्च करोगे, उपभोग करोगे, वस्तुओं के उस प्रकार से वस्तुएं खरीदोगे, है ना, या उस हिसाब से खर्च करोगे। और आपको ये लगे कि मेरी तनख्वाह बढ़ने वाली है, 10 हज़ार से 15 हज़ार होने वाली, तब आप क्या करोगे, कुछ और ज़्यादा वस्तुओं का खरीदार करोगे। अगर फिर ये लगे कि मेरी तनख्वाह घटने वाली है, तो फिर क्या करोगे, वस्तुओं का उपभोग और उस हिसाब से कम कर दोगे। तो ये जो आप जो परिवर्तन जो कर रहे हो, है ना, किसके आधार पर, संभावित जो आय का जो स्तर है उसके ऊपर, यानी कि पता नहीं घटेगी या बढ़ेगी, ये लेवल है उसका, ठीक है। तो उस आधार पर उसको देखकर आप उपभोग जो कर रहे हो वही क्या कहलाता है, उपभोग क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। अब ये संभावित शस्त्रों पर देखता है, तो यानी कि जरूरी तो नहीं होता कि सेम बनी रहे, कभी कम भी होगी तो कभी ज्यादा भी होगी। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोल दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला गया है, उपभोग, उपभोग प्रवृत्ति बोला गया है। क्या बोला गया है, उपभोग प्रवृत्ति बोला गया है। तो आप इसको उपभोग फलन को क्या बोल सकते हो, उपभोग प्रवृत्ति भी बोल सकते हो। तो ये चीज आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि उपभोग प्रवृत्ति क्या है, उपभोग फलन क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो उपभोग प्रवृत्ति जो नाम दिया है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है उपभोग, उपभोग जो फलन है उसका जो नाम जो दिया गया है
उपभोग प्रवृत्ति ये किसने दिया गया है, किसके द्वारा, जे एम कीन्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, जे एम कीन्स के द्वारा, है ना। और ये कब दिया गया था, 1936 में। कब दिया गया था ये, 1936 में। यानी कि हम ये बात कहें कि उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति की जो कल्पना है ये कब आई थी हमारे पास, 1936 में जे एम कीन्स के द्वारा आई थी। उसने दिया था और उसने अपनी जो पुस्तक है, एक पुस्तक, उसमें इसका विचार रखा था। उसमें क्या कर रखा था, विचार रखा था। तो हो सकता है कि उपभोग फलन का की विवेचना, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विवेचना कौन सी पुस्तक में की गई है, तो वो कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, द जर्नल, है ना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो उसकी पुस्तक का नाम क्या है, आप यहाँ पे पुस्तक का नाम क्या करोगे, द जनरल, ठीक है ना, क्या करोगे, द जनरल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, है ना, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें, इस पुस्तक में उसने ये हमारे को उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति का ध्यान रखना की विवेचना की गई थी, यानी कि उसको जिक्र किया गया था। और वहीं से हम ये चीज़ें उपभोग फलन के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया इस चीज़ का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये जे एम किन्स हैं, कौन है, जे एम किन्स है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिएगा इसकी पुस्तक कौन सी हो सकता है, कि कौन सी पुस्तक में क्वेश्चन बन के आएगा कि जो उपभोग फलन है, उपभोग फलन की परिकल्पना, परिकल्पना किसके द्वारा की गई, है ना, किसके द्वारा या कौन सी पुस्तक में, या कौन सी पुस्तक में की गई है। तो ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना, पुस्तक की बात आएगी यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना किसके द्वारा की गई है, तो हमारा नाम क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, जे एम किन्स के द्वारा। समझ में आया इतनी बात, तो इतना समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा। अब इन्होंने ये बताया था, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये बताया, किसने, जे एम्स, जे एम किन्स ने, जे एम किन्स ने, ठीक है ना। अब कोई भी व्यक्ति जो होता है, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है ना, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है ना, किसका, अपनी आय में से एक भाग, एक भाग बचत के रूप में करेगा। किसके रूप में, बचत के रूप में रखेगा। रखेगा नहीं रखेगा, सामान्य सी बात है, रखेगा नहीं रखेगा, है ना भाई। आप लगा लो, मैं लगा लो, कोई भी लगा लो। जैसे मेरे पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो इसमें से मैंने कितने कर दिए, मान लीजिए 5,000 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए, व्यय कर दिए। अब हमारे मेरे पास शेष कितने रह गए, 5,000 रुपये। अब ये 5,000 रुपये क्या है, सेविंग है मेरी, क्या है ये, सेविंग है भाई, सेविंग है या नहीं है, बचत के रूप में। हो सकता है कि पता नहीं कब काम आ जाए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इस चीज़ का। इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, इसे बचत प्रवृत्ति कहते हैं। ये क्या हो गया, सेविंग वाला क्या हो गया, बचत प्रवृत्ति, ठीक है ना। ये क्या हो गया,
बचत प्रवृत्ति कहलाता है। समझ में आ गया इस चीज का? ये क्या कहलाएगा? बचत प्रवृत्ति। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेंसिटी, है ना? टू सेव, टू सेव यानी कि बचत के रूप में रखना। और जो खर्च हो गया है उसको क्या बोलते हैं भाई? उपभोग के लिए जो खर्च हो गया है उसको क्या बोलते हैं? उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति या फलन। समझ में आया यहाँ पे, है ना? यानी कि सिंपल सी बात यह है कि उपभोग फलन में क्या होता है कि जो आय जो होती है उसमें से जो खर्च हो जाता है, जो खर्च हो जाता है वो क्या है? उपभोग फलन है। और जो बच जाता है, जो बचा के रखता है सेविंग के रूप में, वो क्या कहलाती है? बचत प्रवृत्ति। ये सभी बातें कौन बता रहा है हमें? जे.एम. किम्स के द्वारा बता रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है ना? अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर कई बार देखने को हमें मिलता है कि आय जो होती है ना, आय जो होती है, कई बार क्या होती है कि आय बढ़ जाती है तो उपभोग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सोचिएगा अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, फिर आप जो चीज़ें खरीद, और मैं अचानक आपको 1,00,000 रुपए दे दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी वस्तुओं की और भी ज़्यादा खरीदारी करोगे, और भी खर्च करोगे, करोगे नहीं? जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो ध्यान रखना व्यय भी बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा। समझ रहे हो चीज़? एक तो होती है ये अवधारणा, सामान्यतः लोगों में पाई जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो आय तो बढ़ती है, आय घट जाती है, क्या हो जाती है? आय तो घट जाती है, लेकिन उपभोग जो है, उपभोग क्या हो जाता है? वो बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है? कम नहीं होता है। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर हो गया? आय तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेकिन उपभोग जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कम नहीं होता है, वो कम नहीं होता है। उपभोग बढ़ेगा, ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना आय से कम नहीं, ठीक है? और ना ही बराबर, ना ही बराबर। समझ रहे हो? उपभोग करेगा, ठीक है? जैसे 10,000 रुपये आया तो उसने खर्च किए 8,000 रुपये। कितना है किया? 8,000 रुपये खर्च कर दिए उसने, ठीक है ना? क्या कर दिए? 8,000 रुपये खर्च कर दिए। इधर उसकी इनकम बढ़ गई, 15,000 हो गई, 15,000 हो गई, तो वो उसने भी क्या कर दिया? यहाँ पे 13,000 रुपये खर्च कर दिए। यानी कि अब यहाँ पर ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये चीज़ क्या, आप कौन सा नियम लागू कर रही है? ये वाला कर रही है। आय बढ़ी तो उपभोग भी क्या हो गया? बढ़ गया है, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ से 10 से 8,000 रुपये इनकम हो गई है, यानी कि आय क्या हो गई है? घट गई है। लेकिन वो क्या करेगा? वो वही, ध्यान रखना, खर्च करेगा, ध्यान रखना 8,000 ही कर देगा। मान लीजिए 8,000 कर दीजिएगा। समझ रहे इस चीज़ को? कितना किया यहाँ पे? 13,000 किया था, मान लीजिए 13,000 किया था, तो वो क्या करेगा? 13,000 रुपये ही क्या कर लेगा? खर्च कर देगा। 13,000 ही खर्च कर देगा मान लीजिए, या 12,000 कर देगा, खर्च कर देगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको आदत लग चुकी है अधिक उपभोग की, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर फिर वो क्या करेगा? इसको ब्याज के ऊपर लेगा। क्या लेगा? ब्याज के ऊपर पैसे लेगा, ठीक है ना? रुपये उठाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा भी परिवर्तित हो सकता है। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आय बढ़ रही है तो उपभोग भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उपभोग क्या है?
उपभोग क्या है, धनात्मक है या नहीं है? यानी कि 8,000 से कितना पहुंच गया है वो, ध्यान रखना 13,000, तो यानी कि ज़्यादा धनात्मक हुआ नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ध्यान रखना वो क्या हो रहा है, धनात्मक। आय कम हो रही है तो यहाँ पे ऋणात्मक होना चाहिए ना, आय कम होगी तो वो भी कम करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर खर्च कितने कर रहा है, वही 13,000 कर रहा है, 8,000 से बढ़ाकर ही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी धनात्मक ही है। तो ध्यान रखना, अगर आय कम होती है और उपभोग कम नहीं होता है तो ध्यान रखना आय का और जो उपभोग का अनुपात है वो धनात्मक रहेगा। कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसका प्रवृत्ति का जो मान है वो क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। यानी कि परिवर्तन का जो उपभोग का जो परिवर्तन है, उपभोग प्रवृत्ति है वो कैसी रहेगी, ध्यान रखना धनात्मक रहेगी। समझ में आया कुछ यहाँ पे, समझ में आया कुछ, धनात्मक ही रहेगी, ध्यान रखना। क्लियर हो गया इतनी बात, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं उपभोग फलन के प्रकार, है ना, यानी कि टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन, है ना, कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, या उपभोग या प्रवृत्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है, एक होती है औसत, ठीक है ना, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एवरेज। उपभोग का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, प्रवृत्ति का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखना, प्रो प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी, क्या होता है, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, ठीक है। कंजप्शन, सी का मतलब क्या है, उपभोग का मतलब क्या होता है, कंजप्शन। तो यानी कि मैं यहाँ पर आपको जो लेकर चलूँगा ये जो चीज़ें, तो ये ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं APC। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूरा ना दे, APC दे दे, है ना, हो सकता है कि आपके इंग्लिश दे दे। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इसको साथ में रखिएगा, इंग्लिश को भी थोड़ा बेहतर करके रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मार्जिनल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, क्या, प्रोपेंसिटी कंजप्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MPC, क्या बोलते हैं भाई, MPC बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, MPC बोलते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात। तो कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक औसत, ठीक है ना, एक औसत। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पे नाम लूँगा तो ये यूज़ करूँगा APC MPC, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर आप बैठे हैं देख रहे हैं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, APC का फुल फॉर्म क्या होता है, MPC का फुल फॉर्म क्या होता है, अपनी नोट्स बुक में रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो APC क्या होता है, APC, है ना, यानी कि औसत, ठीक है ना, उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है ना, वो APC औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है कि कुल व्यय, कुल
व्यय तथा कुल आय का अनुपात होता है। क्या होता है? कुल व्यय और कुल आय के अनुपात को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? को एपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीसी। ठीक है ना? कुल व्यय और कुल आय के रेशियो को बोलते हैं। ठीक है, जैसे 10,000 रुपये की जो है हमारे पास जो क्या है, इनकम है। ठीक है, और यहाँ पर जो खर्च जो है वो 8,000 है। ठीक है, कितनी है? 8,000 रुपये है। तो ये क्या हो गया? खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, व्यय हो गया है, यानी कि एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर हो गया है ये। तो इनका औसत अनुपात क्या आएगा? औसत अनुपात क्या आएगा? तो ध्यान रखना, 10,000 अनुपात 8,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि औसत क्या है? 5 रुपए में से 4 रुपए वो क्या कर रहा है भाई? खर्च कर रहा है, और एक क्या कर रहा है? बचत के रूप में कर रहा है। तो ये क्या है? औसत अनुपात क्या होता है? यानी कि कोई भी उपभोक्ता जो होता है वो अपनी आय में से एक निश्चित राशि को क्या कर रहा है? खर्च के रूप में प्रयोग कर रहा है। तो वो क्या कहलाएगी? औसत उपभोग। यानी कि उसकी हर महीने की देखोगे तो वो औसत एवरेज आएगी कि लगभग के 8,000 भी, कभी कभार क्या होता है कि भाई 10,000 से 9,000 भी हो जाए, 7,000 भी हो जाए, 6,000 भी हो जाए, कभी कभी पूरी 10,000 भी हो जाए, तो उसकी एवरेज आ जाती है। और एवरेज का जो रेशियो है, आय का और एवरेज का जो रेशियो है, वो क्या कहलाता है? ध्यान रखना, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है या फलन कहलाता है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना? तो इसका एक सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। सूत्र क्या होता है इसका, वो देखिएगा। इसका जो सूत्र जो होता है वो क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसका सूत्र क्या होता है। तो एपीसी, एपीसी बराबर, ठीक है ना, एपीसी बराबर क्या होता है? उपभोग को निकाल दीजिएगा, बटे में कर दीजिएगा। ध्यान रखना यहाँ पे व्यय कितना है, ठीक है ना, आय कितनी है, सॉरी कितना है, आय कितनी है। ठीक है, आय। तो यानी कि एपीसी बराबर, एपीसी बराबर उपभोग को कंजप्शन बोलते हैं सी, आय को वाई लिया गया है यहाँ पे। ध्यान रखना, आय वाई को आय को क्या लिया गया है? वाई लिया गया है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज का? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अब यहाँ पे औसत है, जैसे मेरा साथी लगा लीजिएगा आप भाई मेरा साथी है, ध्यान रखना इस चीज में। मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ और मैं उसमें से, ध्यान रखना, केवल 6,000 रुपये खर्च करता हूँ। ठीक है, ये मेरी औसत है कि हर महीने 6,000 रुपये मेरे को खर्च करने हैं। ठीक है, 10,000 में से। एक समय दौर आया, मैंने उसको क्या कर दिया, मेरी पेमेंट आय कितनी होगी? 15,000 बढ़ गई है, यहाँ पे क्या हो गई है? बढ़ गई है। लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया है? तो ध्यान रखना, उसको 6,000 रुपये ही खर्च करने हैं। कितने? 6,000 रुपये ही खर्च करने हैं। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, चाहे मेरी तनख्वाह 1 लाख क्यों ना हो जाए। समझ रहे हो चीज़ को? तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या होगा, आय तो बढ़ गई है, आय तो क्या हो गई है? बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इस आय की अपेक्षा, यानी कि कितने होने चाहिए थे? कितने होने चाहिए थे? 9,000 होने चाहिए थे, नहीं नहीं होने चाहिए खर्च, है ना भाई? होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए? 9,000 के आसपास खर्च होने चाहिए थे। लेकिन आय तो बढ़ गई है, लेकिन खर्च, उपभोग का जो खर्च है ना, उपभोग का खर्च है, यानी कि एपीसी का जो खर्च का मान है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। यहाँ पे क्या क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? मेरे को खर्च करने थे कितने? 9,000, लेकिन मैं पहले भी 6,000 खर्च कर रहा था और मेरी पेमेंट बढ़ने के बाद भी 6,000 खर्च कर रहा हूँ। तो आय तो बढ़ गई है, लेकिन मेरी औसत उपभोग जो खर्च है, मेरी औसत उपभोग 6,000 है, वो वही की वही है। ठीक है, उसका मान नहीं बढ़ा है।
किसकी अपेक्षा? जो आय बढ़ने के बाद जो आय मेरी हुई है उसकी अपेक्षा, यानी कि 15,000 की अपेक्षा ये मेरा क्या है? उपभोग, औसत उपभोग है ना? औसत यानी कि एपीसी है मेरा, तो इसका मान नहीं बढ़ा है, वो 6 का 6 ही है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप, इस चीज को क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा। ठीक है ना? आय में वृद्धि होती है, लेकिन ध्यान रखना, लेकिन एपीसी, सॉरी एपीसी, ठीक है ना, एपीसी का मान घटता है। ठीक है, जैसे देखिएगा 10,000 मेरा खर्च कितना है? 6,000, ये क्या है? खर्च है। ये क्या है? आय है। ठीक है ना, ये क्या है? खर्च है, ये आय है। फिर मेरी हुई 15,000, लेकिन मेरा खर्च कितना है? 6,000। फिर मेरी हुई 20,000, लेकिन मेरा खर्च कितना है? 6,000। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ क्या हो गई? वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है ना, और यहाँ से फिर यहाँ पे क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो यानी कि मेरी आय बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेगा, यहाँ पर क्या है? स्थिर है। ये क्या है? स्थिर है, यानी कि कांस्टेंट है भाई। ये क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थिर है, ये बढ़ी नहीं है। यहाँ पर भी स्थिर है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा 10,000 इनकम थी, तब मेरी खर्च का मूल्य कितना था? मान कितना था? 6,000। कितना था? 6,000। मेरी 15,000 हुई, तब भी मान कितना है भाई? 6,000। लेकिन 15,000 बढ़ गई तो मेरा खर्च भी बढ़ना चाहिए ना? नहीं बढ़ा ना, तो वो क्या हो गया? वो उतना का उतना ही है, तो वो मान नहीं बढ़ा है, घटा है। इसकी अपेक्षा यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका मान कम हुआ है। ठीक है, इसकी अपेक्षा देखेंगे तो यहाँ पर भी 6,000 है, लेकिन मान घट गया है। खर्च 6,000 ही है, लेकिन आय बढ़ गई है, तो आय बढ़ेगी तो मान भी बढ़ना चाहिए, है ना? तो लेकिन यहाँ पे घटा है, ध्यान रखना, घटा है। अब ये अगर आप परसेंटेज निकालोगे इसके, तो कितना परसेंट है? 60%, है ना? ये यहाँ पर निकालोगे तो कितना मिलेगा? 40%। यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 30%। तो ये दिन दिन 60, 40, 30, ये क्या हो रहा है? खर्च में कमी हो रही है ना, मान घट रहा है। औसत उपभोग प्रवृत्ति का मान घट रहा है। तो आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा। आय में, है ना, आय में वर्धित होती है, लेकिन एपीसी का मान घटता है। तो ऐसा स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। अब हमें अगला देखते हैं, सीमांत। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? एमपीसी। क्या बोलते हैं? एमपीसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है? कुल आय में, ठीक है ना, क्या होता है? कुल आय में, ठीक है ना, कुल आय जो है उसमें जो परिवर्तन होगा, में परिवर्तन से, ठीक, कुल व्यय में परिवर्तन के अनुपात को, ठीक है ना, से कुल व्यय में परिवर्तन के अनुपात को क्या बोला जाता है? एमपीसी कहा जाता है। समझ रहे हो इस चीज का? ठीक है, दूसरी ध्यान दीजिएगा। औसत वाले में केवल वो उपभोग जो खर्च कर रहा था ना, वो उतना का उतना था, स्थिर था, कांस्टेंट था। लेकिन सीमांत में क्या है? जैसे आय बढ़ती है, आय में परिवर्तन होता है, वैसे ही उपभोग में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। जबकि औसत वाले में आय में तो परिवर्तन होता है, लेकिन व्यय में परिवर्तन नहीं होता था।
तो यहाँ पे जैसे कि आय बढ़ी 10,000 रुपये, मेरी आय थी 7,000 रुपये, क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, फिर मेरी 15,000 रुपये हुई, तो यहाँ पे मेरी कितनी हो गई, 8,000 रुपये खर्च हो गया है। यहाँ पर मेरी क्या हो गई, 20,000 हो गई तनख्वाह, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15,000 रुपये खर्च हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मेरी 18,000 हुई, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया है, 13,000 रुपये, है ना, खर्च हो गया है ना। अब यहाँ पर देखोगे आप, तो देखो आय में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। तो इधर भी खर्च में क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। और इनका जो अनुपात जो आता है वही क्या कहलाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है, अगर आप सूत्र देखोगे तो इसका जो सूत्र जो होता है, सूत्र वो क्या होता है, MPC बराबर उपभोग में परिवर्तन, किसमें, उपभोग में परिवर्तन। कैसे आएगा, आय में परिवर्तन के अनुसार आएगा, आय में परिवर्तन के अनुसार आएगा, आय में परिवर्तन के अनुसार आएगा। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चेंजमेंट क्लियर हो गया। उपभोग में परिवर्तन का मतलब क्या है, यानी कि जैसे जैसे आय कम हुई तो उपभोग भी कम हो गया, आय बढ़ी तो उपभोग भी बढ़ गया, है ना। तो यही क्या कहलाता है, सीमांत परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर MPC की कुछ विशेषताएं हैं, वो देखिएगा। MPC की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। MPC का मानना क्या है, MPC का मानना क्या है भाई, ये MPC क्या कहती है भाई, MPC का मानना यानी कि मान्यताएं क्या है, क्या मानते हैं, क्या मानते हो आप इस चीज़ को। आय बढ़ रही है तो क्या मानते हो, है ना, आय बढ़ रही है तो क्या मानते हो उस चीज़ को। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये क्या कहता है, निम्न आय वालों का, निम्न आय, निम्न आय वालों का उपभोग, ठीक है ना, उपभोग, है ना, आय, उपभोग आय अनुपात, अनुपात उच्च आय वाले उपभोग, आय वाले उपभोग, है ना। तो ध्यान रखना, उपभोग, उच्च आय वाले उपभोग, है ना, आय अनुपात, आय अनुपात, ठीक है ना, कैसा रहेगा ध्यान रखना, अनुपात से अधिक रहेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो निम्न आय जो होती है भाई, कौन सी, निम्न आय वालों का, है ना, उपभोग का जो आय का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, आय का जो अनुपात होता है ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो ध्यान रखना, आय अनुपात उच्च आय वाले उपभोग आय अनुपात से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि जो गरीब जो व्यक्ति होता है उसका उपभोग अधिक होता है, किसका, अमीर की अपेक्षा। अमीर लोगों का जो व्यय जो होता है ना, उपभोग जो व्यय होता है, उपभोग जो होता है वो कम होता है, किसका, गरीबों की वो अपेक्षा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो निम्न MPC जिसकी होती है, निम्न MPC, ठीक है ना, वो ज़्यादा होती है किससे, उच्च MPC वालों की। समझ रहे हो इस चीज़ को। ये कौन से लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, और ये कौन से लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो ध्यान रखना, इनका उपभोग, ये उपभोग है ये, ठीक है, और ये
अमीर लोगों का उपभोग है, तो अमीर लोगों का उपभोग ज़्यादा रहता है अमीर लोगों के उपभोग से, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हुआ इतनी बात? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरी बात देखिएगा, एक जो सीमांत जो उपभोग जो होता है ना, सीमांत उपभोग जो होता है, यानी कि सीमांत उपभोग, ठीक है ना, सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति जो होती है, प्रवृत्ति होती है, ये ध्यान रखना, एक लंबे समय के लिए भी होती है और एक कम समय के लिए भी होती है। तो जो कम समय के लिए जो होती है उसको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना, उसको बोला जाता है अल्पकालीन। क्या बोला जाता है? अल्पकालीन, यानी कि कम समय के लिए अल्पकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और एक कौन सी पाई जाती है? दीर्घकालीन। कौन सी? दीर्घकालीन, यानी कि लार्ज टाइम, लॉन्ग टर्म। कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है ना। और ये कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म वाली होती है। कौन सी? शॉर्ट टर्म वाली प्रवृत्ति होती है ना। हम उपभोग करते हैं, एक तो लंबे समय के लिए करते हैं, एक कम समय के लिए उपभोग करते हैं। मैंने मोबाइल लेकर आया हूँ, तो मोबाइल का मेरा उपभोग करने का मतलब है कि मैं इसको 6 महीने रखा, फिर दूसरा चेंज कर लिया, फिर 6 महीने, दूसरे को 6 महीने रखा, फिर चेंज कर लिया। एक ये होता है कि मैं एक मोबाइल लिया, उसको 5, 10, 6, 10 साल तक चला लिया, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर लाया, फिर वो 10 बार। तो यानी कि लंबे समय तक जो वस्तु का उपभोग किया जाता है उसके आधार पर ये डिवाइड किया गया है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जो सीमांत उपभोग में जो प्रवृत्ति कौन सी ज़्यादा पाई जाएगी? कम समय वाली, अल्पकालीन वाली, या ज़्यादा वाली? समझ रहे हो? आप अपने ऊपर ले लीजिएगा इस चीज़ को। आपके पास कोई भी वस्तु है, एक कपड़ा लेकर आए हैं, तो आप उसको कितने दिन तक पहनोगे? लंबे समय के लिए पहनते रहोगे या फिर कम समय के लिए? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इसमें अगर आप देखोगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? इसकी अधिकता पाई जाती है ना। क्या? अधिकता पाई जाती है। और ये कम होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? कम होता है। अल्पकालीन के लिए क्या होता है? कम प्रवृत्ति पाई जाती है यहाँ पे सीमांत में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अल्पकालीन जो उपभोग जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की तुलना में दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इसको बोला जाता है शॉर्ट, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? शॉर्ट कंजप्शन उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? और इसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? लॉन्ग कंजप्शन प्रवृत्ति। तो ये क्या होगी? ध्यान रखना, ऐसे होगी। इसमें क्या होगी? ऐसे होगी, यानी कि दीर्घकाल के लिए इसमें वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, जबकि सीमांत में कम समय के लिए उपभोग नहीं किया जाता है। यानी कि ये नहीं कि आया बदल दिया, आया बदल दिया, आया बदल दिया, ऐसा थोड़ी ना है भाई। तो इसलिए ध्यान रखना, सीमांत में किसका महत्व ज़्यादा होता है? दीर्घकालीन टर्म का महत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिएगा, अल्पकालीन जो है, अल्पकालीन जो है, ये वाली जो है, ये किसने दी थी? किन्स ने दी थी। किसने दी थी? किन्स द्वारा लाया गया था ये, है ना, द्वारा प्रतिपादन किया गया था। आप ऐसा कीजिएगा, प्रतिपादन, किन्स के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। जबकि इसका जो है दीर्घकालीन का जो है वो किसके द्वारा किया गया था? कुज़नेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? कुज़नेट्स के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म है इसको कि कौन लेकर आया था? कुज़नेट्स लेकर आया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखना, इसका सूत्र जो होता है, दीर्घकाल का सूत्र जो होता है, दीर्घकाल का सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है? के बराबर 1/1 माइनस में MPC होता है। क्या होता है? यानी कि जो संपत्ति जो होती है, संपत्ति, के का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है? संपत्ति। के का अर्थ क्या होता है?
संपत्ति, ठीक है ना, 1/1 में MPC, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किसी व्यक्ति का जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.2 पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन होगा किसी उपभोक्ता की, ध्यान रखना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, है ना, 0.2 है, तो उसका गुणक क्या होगा, गुणक क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया। तो गुणक का सूत्र है हमारे पास, एमपीसी का गुणक निकालने के लिए सूत्र क्या है, K = 1/1 - MPC, क्या है, MPC। तो यहाँ पर K क्या है, ये क्या बराबर में K का मान निकालना है, यानी कि संपत्ति क्या है, फिर गुणक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, संपत्ति क्या है। तो 1/1 माइनस में कितना है, 0.2 है, कितना है, 0.2। ये जो सीमांत उपभोग जो है ना यहाँ पे प्रवृत्ति, इसको आप MPC लिखिएगा, MPC, समझ गए। और MPC का मान हमें कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। तो यहाँ पर जो MPC है हमारे पास 1/1 में MPC है, इसकी जगह आप रखिएगा 0.2। तो अब इसको सोल्व कर दीजिएगा, इसको सोल्व करोगे तब क्या आएगा, K बराबर 1/, एक में से 0.2 निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 0.8 बचेगा, कितना, 0.8। क्लियर हो गया, कितना हो गया, 0.8। अब 0.8 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 0.8 है तो इसका अगर आप उत्तर दोगे, इसका और भी शॉर्ट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपने मैथ पढ़ा होगा तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो इसका ऊपर की 1 की जगह 0 लगा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 8। इसको भाग करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 बच के 2, 8 दूनी, फिर 0 लगाओगे, 8 दूनी 16, बच गए 4, 5, यानी कि 1.25 आ जाएगा। यानी कि उसकी संपत्ति कितनी है, संपत्ति कितनी है, 1 रुपया 25 पैसा है। जबकि उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यानी कि जैसे आय बढ़ती है तो वो कितना उपभोग बढ़ा देता है, 0.2 पैसे बढ़ा देता है। समझ में आ गया। तो ये उसका क्या है, गुणक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, समझ में आया इस चीज का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जो नया बच्चा इस चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सहयोग करोगे तो हम आपका ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो इस चैनल को, वीडियो को शेयर करते जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो कम्प्लीटली आपको जो इसमें फ्री करवाई जाएगी सेकंड ग्रेड की, जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो उपभोग फलन की परिकल्पनाएं दी गई है। अब हम क्या करते हैं, उपभोग फलन की परिकल्पनाएं। परिकल्पनाओं का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी कि उपभोग फलन जो है वो उसके ऊपर विचार रखे गए हैं। भाई जैसे आय बढ़ी तो क्या उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी क्या करेगा, या तो ज़्यादा उपभोग करेगा या कम करेगा, है ना। या आय तो बढ़ गई है पर लेकिन वो आय जो उपभोग है फलन है, उपभोग फलन है, उपभोग वह है, उसको स्थिर रखेगा। तो ऐसे कुछ विचार रखे गए हैं। तो उनमें से देखते हैं। तो ये कितने होती हैं, पहली जो होती है इसमें, पहली है निरपेक्ष। पहली कौन सी है, निरपेक्ष, ठीक है ना। निरपेक्ष आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इनकम परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस।
थीसिस जो होता है ये होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखो इसका प्रतिपादन किसने किया था। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन जो बनता है यही है कि भाई इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रतिपादन की बात आएगी तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन है, किन्स है। कौन है, किन्स थे, ठीक है ना। किन्स यानी कि J.M. किन्स महोदय थे। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो लेकिन बाद में इनका इसके ऊपर बाद में इसका अध्ययन जो किया था, इसका अध्ययन इसका जो अध्ययन जो किया था वो दो व्यक्तियों ने किया था। एक किसने किया था, तो ध्यान रखना स्मिथीज ने किया था। किसने किया था, ऑर्थर स्मिथीज ने। ऑर्थर स्मिथीज, ठीक है, 1965 में किया। और दूसरा जो व्यक्ति था वो कौन था, ध्यान रखना वो था जॉर्ज टोबिन। कौन था, जॉर्ज टोबिन, ठीक है। और उसने कब किया था, 1951 में। तो इसका प्रतिपादन तो किया था किसने, ठीक है, किसने किया था, J.M. किन्स ने। लेकिन बाद में इसके ऊपर अध्ययन किसने किया, तो ध्यान रखना ऑर्थर स्मिथीज ने किया। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि निरपेक्ष आय परिकल्पना का सिद्धांत परिकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो हो सकता है कि भाई आपके ऑप्शन में किन्स न देकर ये दे दिया जाएगा, ऑर्थर स्मिथ दे दिया जाएगा, जॉर्ज टोबिन दे दिया जाएगा, कुर्जनेस दे दिया जाएगा, है ना, ब्रूसमैन दे दिया जाएगा। तब आपको प्रीफरेंस किसको देना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, तो आप दोनों में ऑप्शन में हो तो इनमें से इसको देनी है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको पहले नंबर पे देनी है, इसको दूसरे नंबर पे देनी है और इसको तीसरे नंबर पे देनी है। समझ रहे हो, तीनों ऑप्शन में हो तो पहले इसको करना है, ठीक है। ये ऑप्शन में ना हो तो ऑथर स्मिथीज को करना है। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो जॉर्ज टोबिन को करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर हो गया। ठीक है ना, आगे देखिएगा। अब देखो निरपेक्ष आय परिकल्पना का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है वो देखिएगा इस चीज का, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार उपभोग, है ना, इसके अनुसार उपभोग, ठीक है ना, निरपेक्ष आय के स्तर पर, है ना, स्तर पर निर्भर करता है। निरपेक्ष आय, निरपेक्ष आय के स्तर पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। यानी कि मैं ये कहूँ भाई, अतः अगर हम देखें अतः यानी कि मैं ये कहूँ कि उपभोग और आय के बीच में जो मिलेगा आपको यहाँ पर गैर आनुपातिक संबंध मिलेगा। अतः उपभोग 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 व आय के बीच क्या मिलेगा, गैर आनुपातिक संबंध मिलेगा। देखिएगा कैसे मिलेगा, थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझिएगा। समझ में आ गया। यानी कि जो उपभोग जो होगा ना, वो उपभोग कैसे होगा, वो किसके ऊपर निर्भर होगा, निरपेक्ष आय के स्तर पर। निरपेक्ष आय के स्तर पर, निरपेक्ष का मतलब आय कभी घट रही है तो कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है ना। तो उसके आधार पर देखा जाएगा। अब कैसे देखा जाएगा, इधर देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आय मेरी कितनी है, 10,000 है, ठीक है, क्या है 10,000 है। लेकिन खर्च कितना है, 6,000 है। कितना है, 6,000 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पे 12,000 हो गई है तो उसका 7,000 खर्च होगा। ये बात जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी नहीं है।
समझ रहे हो ना इस चीज़ को? जरूरी नहीं है कि वो खर्च बढ़ाए, आय बढ़ी तो उपभोग भी बढ़ा, आय घटी तो उपभोग भी घटा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ध्यान रखना, वो निरपेक्ष आय के ऊपर डिपेंड करता है कि आय बढ़ रही है या घट रही है, तो उपभोग भी जरूरी नहीं होता है कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर हो गया इतने? ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब इन दोनों ने क्या कहा है, स्मिथ जो है, स्मिथिज है ना, स्मिथिज व टोबिन जो है, टोबिन ने क्या कहा है, उनका अनुसार के अनुसार कहना है कि जो निरपेक्ष जो आय जो होती है ना, निरपेक्ष आय यानी कि कभी कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, तो उसके अनुसार क्या कहा गया है, इन्होंने कहा कि जो अल्पकालीन अल्पकालीन जो आपकी जो वो है ना उपभोग फलन प्रवृत्ति है ना, उपभोग फलन, उपभोग फलन जो है, फलन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे दीर्घकालीन क्या, दीर्घकालीन उपभोग उपभोग फलन की ओर बढ़ता है, उपभोग फलन की ओर बढ़ता है। ठीक है ना, की ओर बढ़ता है। यानी कि अगर आय जरूरी नहीं है कि आय कम हो रही है बढ़ रही है, कम हो रही है बढ़ रही है, कि कोई अंदाजा नहीं है, तो ऐसे में उपभोक्ता क्या करेगा, एक चीज खरीद ली और उस चीज को फिर क्या करेगा, लंबे समय तक यानी कि दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करता रहेगा। ठीक है, क्या करता रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए। मान लीजिए कोई वस्तु वो कर रहा है 6 महीने, तो वो क्या करेगा, जो निरपेक्ष आय को देखेगा कि अपनी आय बढ़ेगी घटेगी, है ना, तो उस चीज को को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, उस वस्तु को लंबे समय तक यानी कि 2 साल 5 साल के लिए यूज करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? तो निरपेक्ष आय में ध्यान रखना, जो वस्तु उपभोग की जो वस्तुएं होती है ना, जो वस्तुएं उपभोग की होती हैं, वो उनका क्या होता है, धीरे धीरे किधर बढ़ना शुरू हो जाता है, दीर्घकालीन उपभोग फलन की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि लंबे समय तक उसका प्रयोग करता रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत बेहतर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना, आगे देखिएगा। दूसरा हमारे पास पहला कौन सा था, परिकल्पनाओं में पहली परिकल्पना कौन सी थी, निरपेक्ष आय परिकल्पना। ठीक है, दूसरी कौन सी है, दूसरी परिकल्पना कौन सी है, तो वो देखिएगा, दूसरी कौन सी है, सापेक्ष, सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना यानी कि वो कहता है कि रिलेटिव, रिलेटिव जो होता है ना, जैसी आय होगी वैसा उपभोग होगा, जैसी आय होगी वैसा उपभोग होगा, इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, इनकम हाइपोथेसिस। तो इसका प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो ध्यान रखना, जेम्स ड्यूएनबेरी। प्रतिपादन, प्रतिपादक कौन थे इसके, या प्रतिपादन करने वाले कौन थे, जेम्स ड्यून वेरी। कौन थे, ड्यून वेरी। ठीक है ना, इसके प्रतिपादक कौन थे, ड्यून वेरी। और उसकी किताब कौन सी थी, इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, इसकी पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी थी, इनकम सेविंग ऑफ थ्योरी। ठीक है, ऑफ थ्योरी, है ना, कंज्यूमर, सॉरी यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो उनकी पुस्तक कौन सी थी, इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर,
ये कब प्रतिपादित की थी उसने? 1949 में। कब की थी? 1949 में उसने प्रतिपादित की थी। और वहीं से हमें ये परिकल्पना मिली सापेक्ष आय की। क्या? किसकी? सापेक्ष आय की। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस चीज का, सापेक्ष आय का। अब इसमें देखो, देखना इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का जो उपभोग जो फलन है वो सापेक्ष आय का क्या होता है? फलन होता है। ठीक है ना? सापेक्ष आय का। तो एक व्यक्ति का उपभोग फलन, उपभोग फलन है ना, क्या होता है? तो ध्यान रखना, सापेक्ष आय का। किसका? सापेक्ष आय का फलन होता है। ठीक है ना? फलन है, होता है। ठीक है? यानी कि मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति है, तो ध्यान रखना, एक व्यक्ति जो होता है वो समाज का या फिर कोई भी पड़ोसी जो होता है ना, पड़ोसी, उसकी देखो देख होता है। किसका? पड़ोसी के दिखावे के साथ होता है। पड़ोसी के दिखावे के प्रभाव से होता है ना? जैसे गांव में एक कोठी बन गई है, पहली बार कोई कोठी बनती, कोई दूसरा व्यक्ति भी कहेगा यार मैं तो इसको वो क्या करूँगा, ये कोठी बनाऊंगा। ठीक है? कोई दूसरा कोई अच्छा सा कपड़ा पहन लिया तो देखो देख कपड़ा पहनना शुरू करते हैं, जूते पहनना शुरू कर देते हैं, वस्तुएं गाड़ी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये दिखावा वाला यहाँ पर इसके बात हो रही है ना? तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया? दूसरी बात, यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि दिखावे के साथ साथ वो क्या करे, उनका प्रयोग, उनके साथ जो जो वैसा कर रहे हैं वो वैसा करे। ये उनकी तुलना के ऊपर निर्भर होता है। समाज या कोई विशेष समुदाय का जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, ये तो उसकी तुलनात्मकता के ऊपर ये निर्भर करता है। समझ? यानी कि ये प्रदर्शन के प्रभाव के ऊपर होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है? तो इसका उपयोग समाज में अन्य व्यक्तियों की तुलना में उसकी सापेक्ष आय पर जो निर्भर करता है। भाई एक व्यक्ति की, एक समाज में एक व्यक्ति की आय ज़्यादा है और एक की कम है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि भाई ये भी कि वो वैसी गाड़ी खरीदे। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ज़रूरी नहीं होता, वो देख क्या करता है, उसकी आय के ऊपर डिपेंड करता है। भाई मेरी आय आ रही है कि मैं इसको खरीद पा रहा हूँ या नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं इस वस्तु का उपभोग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आय के ऊपर वो ये तुलना की जाती है इसमें। ठीक है? तो ध्यान रखना, इसको क्या बोला गया है, इसको कुर्जेर ने नाम दिया है उपभोग ढांचे का सामाजिक आचरण, है ना? उपभोग ढांचे का सामाजिक आचरण, सामाजिक आचरण कहा है। तो यानी कि जो सापेक्ष जो है, सापेक्ष आय है, परिकल्पना है, इसको क्या बोला जाता है? उपभोग ढांचे का सामाजिक आचरण। यानी कि समाज के अंदर जैसा आचरण होगा वैसा ही उपभोग किया जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखना, इस उपभोग ढांचे में क्या होगा, आय कम है, आय क्या है, कम है, तो ध्यान रखना वो दिखावा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? दिखावा नहीं करेगा। अब जो प्रचलन में एक सबसे बढ़िया बात चल रही है कि पड़ोसी का बच्चा बड़ी स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी बच्चा बड़ी स्कूल में जाएगा, तो ये तो क्या हो गया, दिखावा हो गया है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा बड़ी स्कूल में जा रहा है, लेकिन भाई मेरी औकात नहीं है बड़ी स्कूल में डालने की, मेरी सापेक्ष जो आय है वो उसके सापेक्ष नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति की आय 10,000 है और एक व्यक्ति की आय 2,000 है, तो ये क्या है, ये आय बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है ना आय, तो ये सापेक्ष आय नहीं है, सापेक्ष आय नहीं है भाई। सापेक्ष आय कब होती, जब इसको भी कितने मिलते, 10,000 रुपए मिलते, तब इसकी आय कितनी होती, सापेक्ष होती। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहाँ पे सापेक्ष आय न होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, उपभोग ढांचे का सामाजिक आचरण बोला जाता है। लेकिन
कुछ समाज में ऐसे होते हैं कि भाई उस पड़ोसी का बच्चा है वो बड़ी स्कूल में जा रहा है तो मेरा भी जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हमें कुछ मिल जाए, ऐसा अगर उदाहरण मिल जाए, तो उसको बोला गया है, उसको क्या बोला गया है, प्रदर्शन प्रभाव। क्या बोला गया है, प्रदर्शन प्रभाव, प्रेजेंटेशन इफेक्ट। क्या बोला गया है, प्रेजेंटेशन इफेक्ट, यानी कि दिखावा करना। क्या करना, दिखावा करना, पड़ोसियों का दिखा, साथ पड़ोसी वो कर रहे हैं तो मैं भी वो करूंगा, है ना, समाज में वो हो रहा है तो मैं भी वो करूंगा। तो इसको बोलते हैं प्रदर्शन प्रभाव। समझ रहे हो इस चीज को, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, इससे ही ध्यान रखना प्रदर्शन प्रभाव बोलते हैं, और इससे ही ध्यान रखना ड्यून वेरी, ठीक है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, ड्यून वेरी प्रभाव बोलते हैं, ड्यून वेरी का प्रभाव। और इसे ही क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, प्रदर्शन का प्रभाव बोलते हैं, यानी कि दिखावे का प्रभाव भी बोलते हैं इसी को। एक समाज में एक जो व्यक्ति कर रहा है सेम वैसा ही करना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्यून वेरी का प्रभाव। अगर वो वैसा नहीं करता है, दिखावे की तरह नहीं करता है कि भाई वो जो कर रहा है तो मैं भी करूं, ऐसा नहीं करने वाला, वो क्या कहलाता है, उपभोग ढांचे का सामाजिक आचरण। तो समझ में आ गया होगा सापेक्ष आय क्या होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब एक प्रभाव और देखने को पड़ेगा, इसमें देखने को मिलेगा कि भाई जैसे कि आप देखते हो कि जैसे आय तो बढ़ रही है, क्या कर रही है, आय तो बढ़ रही है, और उपभोग क्या हो रहा है, उपभोग भी बढ़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को, आय बढ़ी उपभोग भी बढ़ेगा। आय बाय चांस उसकी जो आय है वो क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन उपभोग कम नहीं हुआ है भाई, उपभोग कम नहीं हुआ है, वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं रेचेट प्रभाव। क्या बोलते हैं, रेचेट प्रभाव, इसी को कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब उसको आदत लग चुकी है। मैंने बताया था ना शुरुआत में कि आय के ऊपर डिपेंड होता है, आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि आय बढ़े और उपभोग भी बढ़े, आय कम हो और उपभोग भी कम हो, जरूरी नहीं होता है, ऐसा मैंने बताया था शुरुआत में, क्लास के शुरुआत में। तो वो बात यहीं पर आकर रुक गई है। अब इसको क्या कहेंगे, आय तो घट गई है, उपभोग नहीं घट रहा है, आय बढ़ रही है, उपभोग बढ़ रहा है ना। आय कम हो रही है और उपभोग भी अगर कम हो रहा है, उपभोग भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो हमारी सापेक्ष आय के ऊपर आ जाएगी कि सापेक्ष आय है, यानी कि जो उपभोग ढांचे का सामाजिक जो आचरण है ना, सामाजिक आचरण है वो कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आय तो बढ़ रही है लेकिन उपभोग भी सॉरी, आय तो कम हो रही है लेकिन यहाँ पे उपभोग कम नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं रेचेट प्रभाव। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको रेचेट प्रभाव, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया यहाँ पे, इसमें क्या गया है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है, उपभोक्ता का जो व्यवहार है ना, वो क्या है, इरेबल है। क्या है भाई, ध्यान रखना, इरेबल है, ठीक है ना, इरेबल है। समझ रहे हो इस चीज को, क्या है, अपरिवर्तनीय है भाई, ध्यान रखना, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि व्यवहार क्या हो गया है, वो आदत बन चुकी है। क्या बन चुकी है, उसकी आदत बन चुकी है ज़्यादा खर्चा करना। अब वो उधार लेगा, कहीं से ब्याज में उठाएगा, है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, तो ये होगी आपकी परिकल्पना, कौन सी होगी, ध्यान रखना, ये परिकल्पना कौन सी होगी, हाइपोथेसिस कौन सी है, ये सापेक्ष आय की। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो हमारे पास जो आती है, तीसरी जो हमारे पास जो है वो है जीवन चक्र। कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, सोचने समझने की बात नहीं है। जीवन चक्र निरपेक्ष में और सापेक्ष में हमने क्या देखा था, आय को देखा था, किसको, आय के ऊपर डिपेंड था, है ना। आय बढ़ रही है तो उपभोग बढ़ रहा है, आय घट रही है तो उपभोग घट रहा है, आय कम हो रही है तो उपभोग फिर भी बढ़ रहा है ना।
तो ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड हो रही थी, आय को किस में, निरपेक्ष में और किस में देखा जा रहा था, सापेक्ष में। लेकिन ध्यान रखना इसमें आय को नहीं देखेंगे, इसमें क्या नहीं करेंगे, जीवन चक्कर में आय को नहीं देखेंगे, आय नहीं दर्शाती, ठीक है ना। इसमें क्या दर्शाएगा, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, क्या, व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चक्कर जो होगा, जीवन में जो आय है वो देखा जाएगा, है ना। भाई एक व्यक्ति शुरुआत अर्निंग टाइम है ना, वहन ही स्टार्ट द अर्निंग, जब वो कमाई शुरू करता है ना तब से शुरू देखता है कि वो उपभोग कैसा कर रहा है, और कब तक देखा जाएगा, वहन ही इज रिटायर्ड, जब वो रिटायर्ड हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, तो ध्यान रखना इस चीज का, है ना। वैन ही रिटायर्ड लाइफ, यानी कि अपने जीवन से मुक्त हो जाएगा, है ना, जीवन से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे समझिए एक व्यक्ति 20 साल का नौकरी लगता है ना, 20 साल का नौकरी लगता है और 60 साल का क्या हो जाता है, 60 साल में क्या हो जाता है, वो रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है। तो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो ये जो जीवन चक्कर है ना, ये जीवन चक्कर, इसमें 40 सालों में उसका उपभोग देखा जाएगा, क्या क्या उपभोग किया है। यानी कि उसकी पर महीने की जो आय होती है उसको नहीं देखा जाता है, उसके आधार पर वो क्या उपभोग कर रहा है, कौन सी वस्तु खरीद रहा है, कौन सी नहीं, उसका उपभोग वह है वो यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, आय पे नहीं देखा जा रहा है, वो संपूर्ण जीवन के ऊपर देखा जा रहा है। ये नहीं कहते तो कई बार कह देते तूने अपने जीवन में क्या किया है, कुछ नहीं किया है ना। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो इसमें अवधि क्या ली जाती है, ध्यान रखना, जीवन चक्र में अवधि क्या ली जाती है, अवधि की बात आती है तो अवधि ली जाती है जीवन को, है ना, जीवन का, ठीक है। तो ध्यान रखना जीवन का, संपूर्ण जीवन की अवधि, जीवन, है ना, संपूर्ण जीवन की अवधि, संपूर्ण जीवन की अवधि को लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो इसका प्रतिपादन किसने किया था, है ना, तो प्रतिपादन किसने किया था, तो ध्यान रखना प्रतिपादक जीवन चक्र यानी कि लाइफ सर्कल, लाइफ साइकिल, ठीक है ना, हाइपोथेसिस, तो इसका किसने किया था, एंडो तथा मोदियागली ने, किसने किया था, मोदियागलिन ने, ठीक है ना, ठीक है। कब किया था, 1963 में, कब किया था, 1963 में इसका प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखना इस चीज में, इस चीज में आप एक चीज और ध्यान रखना, इसके लिए जो टी की बात करेगा आपसे दे दिया जाएगा, टी का मतलब क्या है ना, यानी कि जीवन चक्र परिकल्पना में टी जी ये ऐसे दे दिया जाएगा, तो क्या कि इसका मतलब क्या आता है, व्हेन ही स्टार्ट्स अर्निंग, ठीक है ना, और ओनली टी दे दे तो इसका मतलब होता है व्हेन ही रिटायर्ड, है ना, लाइफ, यानी कि वो जीवन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। फिलोसफी में क्या है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पर जो उसके उपभोक्ता की जो उपभोग देखी जाती है, उपभोग वह देखा जाता है, तो इसमें उसके जीवन मरण से देखा जाता है, यानी कि जब से वो कमाना शुरू करता है और वो कमाना हट जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तब तक देखा जाता है कि उसने कितने वस्तुओं का उपभोग किया, कितना उपभोग पर कितना खर्च किया। यानी कि वो पूरी लाइफ में, नहीं कि 40 साल तक वो नौकरी की और 40 साल तक ये मैं कहूँ कि उसने खर्च कर दिया, यानी कि 20 लाख रुपए का उपभोग कर दिया, यानी कि उपभोग व्यय कर दिया, ठीक है। तो ये होता है जीवन चक्र। और मैं देखूं कि हर महीने उसकी सैलरी के आधार पर देखूं तो वो सापेक्ष और निरपेक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर होगा, आगे देखिएगा, अगली लास्ट हमारे पास जो है, हमारे पास जो लास्ट परिकल्पना है, 4 परिकल्पनाएं दी गई थी, तो इसमें चौथी जो परिकल्पना है ना, चौथी परिकल्पना कौन सी है, स्थायी आय। बहुत सिंपल है, स्थायी आय
परिकल्पना, यानी कि मैं इसको बोलूं तो क्या बोलते हैं, परमानेंट इनकम, है ना, हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, इसके अनुसार स्थायी उपभोग जो होता है वो स्थायी आय के अनुपात के रूप में होता है, आय का एक निश्चित अनुपात होता है, यानी कि स्थायी उपभोग, ठीक है ना, स्थायी उपभोग, स्थायी आय, स्थायी आय का एक निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। जैसे भाई मेरी पेमेंट जो आ रही है वो 10,000 आ रही है और मैं उसमें केवल 2,000 ही खर्च करूंगा, क्या करूंगा, 2,000 ही खर्च करूंगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, स्थायी आय क्या है, 10,000 है, ठीक है। और मेरी आय मान लीजिए 15,000 होगी, तो भी मैं क्या करूंगा, स्थायी उपभोग देखूंगा, और स्थायी उपभोग कितना है, 2,000 ही करूंगा, चाहे आंधी में कुछ भी आए भाई, ठीक है। ये एक स्थायी कर लिया जाएगा कि भाई इतनी घर में इतनी आय आ रही है तो उसमें से सिर्फ केवल इतना ही खर्च करना है, एक महीने में इतना ही काम चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा सोना पड़े, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या देखा जाता है, एक स्थायी उपभोग निश्चित कर लिया जाता है और स्थायी आय का के आधार पर, और उसका एक अनुपात निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये थी आपका उपभोग वाले, ठीक है। तो इसमें क्या दर्शाएगा भाई, इसमें क्या दर्शाएगा, स्थायी आय वाले में दूरदर्शिता दर्शाएगा आपका, है ना, दूरदृष्टि वाला, आकि भाई आने वाले समय में हो सकता है भाई मैं यहाँ पे 2,000 क्यों खर्च कर रहा हूँ भाई, हो सकता है कि आगे जो है ना, आगे मेरी आय कम हो जाएगी तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, तो वो क्या करेगा, 2,000 में काम तो चल जाएगा, इसलिए वो दूरदृष्टि की सोचेगा, है ना, कंजूसी देखेगा वो इसमें, है ना। जो आप नहीं कहते, बोले गाँव में कई ऐसे बंदे होते हैं जो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते हैं, वो यही इसी परिकल्पना के आधार पर चलते हैं भाई, स्थायी आय परिकल्पना के ऊपर। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। और फिर वो क्या करेगा, एक नया आइडिया लगा देगा, क्या कर देगा, मान लीजिए उसके पास संपत्ति है ना, उसके पास क्या है, संपत्ति है, ठीक है। जैसे कि उसके पास यहाँ पे 8,000 रुपये बच गए, यहाँ पे 8,000 रुपये बचत हो गई, तो उसको क्या करेगा, ब्याज के ऊपर दे देगा, क्या कर देगा, ब्याज पर, ठीक है। अब इससे जो ब्याज आएगा, मान लीजिए ब्याज आता रहा है 1,500 रुपये आता रहा है, 1,500 रुपये महीने तक आता रहा है, तो वो क्या करेगा, इससे खर्च चलाता रहेगा। तो ये दूरदर्शी सोच लेगा एक लंबे समय तक, भाई ये पैसे ब्याज पर दे दिए और मैं इसको क्या करता रहूँगा, इससे खर्चा उपभोग व्यय करता रहूँगा। तो ये होता है दूरदृष्टि देखना, ठीक है। तो इसमें ऐसी परिकल्पनाएं जो चलती हैं वो स्थायी स्थायी आय परिकल्पना के अंतर्गत शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी क्लास का जो जो टॉपिक था तो इसमें यही था, छोटा टॉपिक था, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं था इतना समझने का। तो चलिए हम देखते हैं, अगर कोई भी अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारे जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।